So good afternoon and welcome to Know Your Product Session. आज तीन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लंग्स फ्यूल। ये अपग्रेडेड प्रोडक्ट है। इससे पहले लंग्स का जो प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आए थे उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड ऑन किया गया है। सो पुराने लंग्स फ्यूल और लंग्स फ्यूल के मुकाबले इस लंग्स फ्यूल में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अपडेटेड हैं, अपग्रेडेड हैं। और हर 6 महीने में, साल भर में हर प्रोडक्ट को हम लोग क्वालिटी वाइज, उसकी वैल्यू वाइज, उसकी टेक्नोलॉजी वाइज भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स को हम अपग्रेड कराते हैं। और अपग्रेड कराने के पीछे का पर्पस ये है कि दुनिया में जो भी लेटेस्ट रिसर्च, कोई भी साइंस की बेहतरीन खोज, कोई डिस्कवरी, कोई इन्वेंशन होती है, खास करके मेडिकल साइंस में, न्यूट्रिशन में, उस नॉलेज का, उन मॉलिक्यूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो क्लिनिकली प्रूवन है, ताकि अब तक सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट पहुंचे और हमारे प्रोडक्ट भी लगातार बढ़ते रहें। ऐसा नहीं कि हमने 2 साल पहले बनाई थी वही प्रोडक्ट अब आज भी यूज करोगे, क्योंकि पिछले 2 साल में साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को खोज निकाला। तो उन चीज़ों को हम आपके लिए अपडेट करके आपके प्रोडक्ट्स में डालते हैं ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट्स मिले। लंग्स फ्यूल नाम से ही पता चलता है कि लंग्स के लिए प्रोडक्ट्स हैं। इसके बॉटल में लिखा है लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन, रेस्पिरेटरी हेल्थ, एंटी इन्फ्लेमेटरी। सो लंग्स फ्यूल आज के टाइम में मुझे लगता है हमें से हर किसी के लिए एक बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। हवा का जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, कम ज्यादा हर सिटी में है, शहरों में है, और रिमोट एरियाज में भी, रूरल एरियाज में भी, गांव में भी आजकल हवा दूषित है। मोटरसाइकिल, गाड़ी की धुएं से नहीं बल्कि पेस्टिसाइड, खेतों में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स, ओजोन लेयर के टूटने से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं उसके कारण, बहुत सारे टॉक्सिन्स बहुत अलग अलग जगहों से रिलीज होते हैं उसके कारण एयर पोल्यूशन कम ज्यादा हर जगह में है। पेड़ पौधों को हमने काट के कम कर दिया। सो धरती पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव है। सो हवा हर जगह में, सिवाय बहुत हाई अल्टीट्यूड के पहाड़ों में छोड़ के, हर जगह के हवा में थोड़ा बहुत प्रदूषण है। सेम विद वाटर, सॉइल। सो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आजकल, वो एनवायरनमेंट पूरा पूरा क्लीन नहीं है, प्योर नहीं है। उसमें बहुत सारे मिलावट हैं, उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। हमारा लंग्स हमारे नाक के थ्रू से, सांस लेने वाली पाइप के थ्रू से 24 घंटा हवा लेते रहते और छोड़ते रहती है। आपको शायद ये पता होगा कि अगर एक इंसान स्मोक करता है तो उसको जितना नुकसान होता है उससे ज्यादा नुकसान बगल में खड़े होने वाले इंसान को होता है जो स्मोक नहीं कर रहा है। जो बगल में खड़ा है उस इंसान को होता है, लेकिन वो स्मोक नहीं कर रहा है। सो लंग्स को 24 आवर्स हवा अंदर लेना पड़ता है और उस हवा में से ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर हवा में छोड़ना, यह लंग्स का कॉन्टिन्यूअस काम है। जो गाड़ियां सड़कों पे चलते, हमें यह लगता था कि ज्यादातर पोल्यूशन गाड़ी की धुआं से होती है। यह पूरा सच नहीं है। गाड़ियां जब सड़कों पे चलती, उसका जो टायर है वो जब घिसती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रबर है उसमें, वो जब घिसती है, उस घिसने का कारण उसमें से केमिकल रिलीज होती है, और वो बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में होता है, वो हवा में फैल जाते हैं। वो भी हमारी लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है। अगरबत्ती के धुएं से लेकर, मॉस्किटो रिपेलेंट से लेकर, किसी भी तरह का धुएं धुआं हो, वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है। तो हमारी लंग्स में 24 घंटा जो हवा पहुंचती है, उस हवा के थ्रू से बहुत सारे टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में पहुंच जाती है।
स्मोकर्स, आप जो फोटो में लंग्स देख रहे हैं, दो बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर के लंग्स हैं। जो स्मोकर्स लंग है वो डार्क कलर का होता है और उसके अंदर में छोटे छोटे जो बैलून्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ दूंगा। मान लेते हैं ये आपके लंग्स के अंदर में मौजूद एक छोटा सा एल्वियोले है, उससे भी बहुत छोटा है। ये दिखने में आपको काफी बड़ा दिख रहा है। इस तरह का बहुत सारे छोटे छोटे बैलून्स दोनों फेफड़ों में होता है। बहुत सारे छोटे छोटे बैलून्स, हजारों की लाखों की संख्या में। और इन बैलून के चारों तरफ खून की नलियों का एक बहुत बड़ा जाल होता है, जाला होता है। ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं इस तरह से चारों तरफ। ये बैलून और ये ब्लड की जो पाइप्स है वो बहुत क्लोज कनेक्टेड होता है। जो भी खून वहां से गुजरता है वो आसानी से अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को उन बैलून में छोड़ देता है, और वो बैलून में हवा भरा होता है और वहां से ऑक्सीजन ले लेता है। स्मोकर्स का जो लंग है उसके बैलून के अंदर में सिगरेट की धुएं का एक कोटिंग होता है, मोटा सा कोटिंग, जिसके कारण वो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता आसानी से। एल्वुलर तक हवा जा रहा है, उसके चारों तरफ में ब्लड के वेसल भी है, लेकिन खून की नली से कार्बन डाइऑक्साइड बैलून के अंदर तक, और बैलून के अंदर से ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उसके अंदर में कोटिंग हो गया। इसके कारण स्मोकर्स को थकान होती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। न्यूमोनिया जैसे बीमारियों में भी सिमिलर चीजें होती हैं। वायरस घुस जाने के कारण उन बलून्स के अंदर में वायरस इन्फ्लेम कर देती है, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज नहीं होती है। पोल्यूशन से भी होता है। बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, जहाँ पे बहुत सारे धुएं और पार्टिकल्स होते हैं, जैसे खास करके एस्बेस्टस बनाने वाले जो कारखाना होता है, उन कारखाना सीमेंट के फैक्ट्रीज में बहुत सारे धुएं, बहुत सारे पार्टिकल, धूल सांस के अंदर में लंग्स तक पहुंच जाती है, और वो जो बैलून है उसका अंदर में कोटिंग कर देती है। तो ये जो सिचुएशन है ये आज के टाइम में आम लोगों के लंग्स में भी देखा जाता है। कोविड के बाद से कहा जाता है कि लंग्स की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। सो लंग्स फ्यूल आज के टाइम में हम में से हर किसी के लिए एक बहुत ही रेलेवेंट प्रोडक्ट है। जो खास करके शहर में रहता हो, आपका हवा पानी अगर दूषित हो, आप स्मोक करते हैं, आपको कोई ना कोई बीमारी है, ऐसे में ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। सो ये डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। अब लंग्स की पोल्यूशन, लंग्स की टॉक्सिसिटी दो तरह से हो सकता है। एक बाहर से होता है, अपने हवा में जो भी कंज्यूम किए होंगे उससे हो सकता है। एक होता है आपके खाने पीने में जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में गया होगा वो ब्लड से सर्कुलेट होता है, वो भी लंग्स में एब्जॉर्ब हो सकती है। एक बहुत खतरनाक बीमारी जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, उसमें भी दोनों लंग्स में बैक्टीरिया भर जाते हैं, जो पल्मोनरी टीबी है, और लंग्स ठीक से काम नहीं करती। सो लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने में लंग्स फ्यूल आपको हेल्प करती है। आपकी पूरी सांस लेने का जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसको बेहतर बनाती है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तुलसी, स्टिंगनिंग नेटल और अदरक डाला गया है इसमें। हम सबको पता है कि बचपन में हमें सांस की बीमारी में, खांसी में, सर्दी जुकाम में, बुखारों में तुलसी का रस में शहद, अदरक का रस मिला के दिया जाता था। और आयुर्वेदिक कॉफ सिरप भी सिमिलर फॉर्मूले से ही बनती है। बहुत सारे एलोपैथ के कॉफ सिरप में भी तुलसी डाला जाता है। तुलसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करता है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। सांस लेने का जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको अच्छा रखने में तुलसी बहुत हेल्प करता है। स्टिंगिंग नेटल और जिंजर, अदरक, ये तीन इंग्रेडिएंट हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इस तरह की चीजों से बचाता है। इसके साथ कुरकुमिन C3, ग्रीन टी और मुलैठी ऐड किया गया है। मुलैठी के बारे में आप सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर आपका सोर थ्रॉट हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में दर्द है, तो मुलेठी आप ले सकते हैं। सो मुलेठी, ग्रीन टी, कुर्कुमिन C3, ये तीनों एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देती हैं। ग्रीन टी में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। हमारा जो सांस लेने का मैकेनिज्म है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक दो चीज और हमें थोड़ा सा आपको ऐड ऑन करके बताना चाहूंगा। हमारे गले में एक छोटा सा दरवाजा है। दो दो दरवाजा है, और एक ही दो रास्ता है, एक ही दरवाजा है। अब मान लो कि गले में दो कमरे तक जाने के लिए रास्ता है लेकिन दरवाजा एक ही है।
वो दरवाजा अगर एक रास्ते को बंद करेगा तो दूसरा रास्ता खुल जाएगा, दूसरे रास्ते को बंद करेगा तो पहला रास्ता खुल जाएगा। इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो ढक्कन कभी कभी सांस लेने का पाइप को बंद करता है तो खाने वाला पाइप खुल जाता है, खाने के पाइप को बंद करेगा तो सांस लेने वाला पाइप खुल जाएगा। जब हम सॉलो करते हैं यानी आप कुछ निगलने की कोशिश कर रहे हो, वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि उस मैकेनिज्म में सांस लेने वाला पाइप बंद होना ही है। जो सांस लेने वाला पाइप है ट्रैकिया, वहां से आगे बढ़ के ब्रोंकस ब्रोंकियोलस, इस तरह से पूरा पाइप है। इस पाइप का छोटे छोटे बालों के जैसा स्ट्रक्चर है। कोई भी धूल मिट्टी पार्टिकल जब उस सांस लेने वाले पाइप से गुजरती होगी तो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में इरिटेशन होता है। जैसे आपको जब स्नीजिंग होती है, छींके आते हैं, शायद आपको पता होगा, आप जब छींकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आपके लंग्स हवा को बाहर फेंकता है। हमारे नाक में जो हेयर्स होते हैं उसमें कोई धूल या पार्टिकल अगर आता है तो वो एक प्रोसेस केमिकल स्टिमुलेशन को शुरू करती है। यानी ये पार्टिकल लंग्स तक ना जाए उससे पहले ही ब्रेन को पता चलता है कुछ पार्टिकल घुस गया है, और छींकने की प्रोसेस को स्टार्ट करता है और वो पार्टिकल बाहर चला जाता है। सेम प्रोसेस ट्रेकिया में भी होता है। ट्रेकिया में एक और प्रोसेस होती है, जब कोई धूल मिट्टी पार्टिकल वहां पे पहुंच जाते हैं तो उसमें एक म्यूकस रिलीज होती है, जिससे खांसी में हमारे बलगम निकलती है, वही बलगम हमारी ट्रेकिया में होती है, ताकि वो पार्टिकल अंदर ना जाए बल्कि उस म्यूकस में फंसा रहे, और जब आप खांसोगे उसके साथ वो बाहर आएगा। इसी मैकेनिज्म के थ्रू से ही अस्थमा बीमारी होती है। कोई पार्टिकल आपके लंग्स में जाने वाले पाइप में चला जाता है तो उसमें म्यूकस रिलीज होती है, सांस लेने का पाइप थोड़ा सिकुड़ जाता है तो आवाजें आती हैं। सो कुर्क्यूमिन C3 ग्रीन टी मुलिची इस पूरे प्रोसेस को कम करता है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और ब्रोंकस को थोड़ा सा डायलेट करेगा। मार्शमेलो और जिंजर, ये म्यूकस को, जैसे मैंने कहा पार्टिकल चला जाएगा उसमें म्यूकस रिलीज होती है, उसको थोड़ा सा आराम देगा और कम से कम म्यूकस रिलीज करके पार्टिकल को बाहर निकालने में मदद करेगा। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक को थोड़ा सा शांत रखेगा, उसको ठंडा रखेगा। ठंडे का मतलब नॉट कूलिंग, बट इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा। तुलसी और ग्रीन टी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को बेटर करता है, ऑप्टिमाइज करता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाते हैं। बायोपिरिन बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाती है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है, से आपने तुलसी स्टिंगनिंग नेटल जिंजर ये सारा कुछ आपने लंग्स फिल के कैप्सूल से लिया है, और इन सब का मात्रा कैप्सूल में 200 ग्राम है, फॉर एग्जाम्पल 200 मिलीग्राम। अगर हमने इसमें बायोपिरिन नहीं डाला होता तो 200 मिलीग्राम में से हो सकता है 150 मिलीग्राम आपके ब्लड तक पहुंचे। बायोपिरिन लेने के कारण 200 में से 180 190 mg आपके ब्लड में पहुंच जाएंगे, यानी बाकी मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस ब्लड में बढ़ा देती है। इस प्रोडक्ट को हमने अपग्रेड किया मुलिन से, पुष्करमुल और वसाका से। अब थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडीज जानते हैं कि मुलिन क्या करता है। कुछ शब्दों का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, देयर आर सम साइंटिफिक वर्ड्स, आप लोग इसको याद रखना। पहला है ब्रोंकोडायलेशन। अब मान लो ये हमारा सांस का नली है, सांस लेने का ये पाइप है, ये इसका ओपनिंग है। जब कोई पार्टिकल हमारे सांस लेने के पाइप में घुस जाता है, जैसे पोलन, फूलों में मिलने वाली, उसको पराग या रेणु बोलते हैं, वो सांस लेने के पाइप में घुस गया, धूल मिट्टी घुस गया, कॉकरोच अगर घर पे है तब भी हो सकता है। जब ये सारे पार्टिकल्स आपके सांस लेने के पाइप में चली जाती है तो वहां में इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि बॉडी को पता चलता है ये फॉरेन पार्टिकल है। उस फॉरेन पार्टिकल पे आपका इम्यून सिस्टम हमला करता है, वहां पे आपके ट्रेकिया के म्यूकस रिलीज होंगे, जिससे आपके सांस लेने का जो पाइप है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगी, और आप जब सांस लोगे एक व्हीजिंग साउंड आएगा। इसको रिवर्स करने के लिए एक दवाई दी जाती है, आप सभी ने ये दवाई का नाम तो सुना ही होगा, एस्थलिन, लिवोलिन। उसके इनहेलर भी आती है, उसमें सल्ब्यूटामॉल सल्फेट होता है, वो ब्रोंकोडायलेटर है, वो सांस लेने का पाइप को थोड़ा रिलैक्स कर देगा। जब आपकी विंग पाइप में इन्फ्लेमेशन हो और वो सिकुड़ जाए, ऐसे में जब आप सांस लेते हो वो हवा से आपका सांस लेने का पाइप और इरिटेट होता है, तो ब्रोंकोडायलेटर उसको रिलैक्स करता है और इरिटेशन और खांसी दोनों कम होती है। सो मुलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है, यानी जो सांस लेने का पाइप सिकुड़ गई है उसको थोड़ा सा डायलेट करेगा। साथ में
ये म्यूकोलाइटिक है, ये म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करेगा। जैसे खांसी में, एलर्जी में या फिर अस्थमा में आपकी ट्रकिया में बलगम जमा होता है, सो इस बलगम को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। सो म्यूकोलाइटिक भी है, ब्रोंकोडायलेटर है। सो ये म्यूलिन का जो बेनिफिट है ये अक्सर कॉफ सिरप में होती है और हम उसको खरीद के खाते हैं। सांस लेने का जो ट्रेकिया है, पाइप है, उसमें कोई भी इरिटेशन होता है जैसे ड्राई कॉफ में होता है, उसको भी कम करता है। ये एक एक्सपेक्टोरेंट है। और जितने भी मैं आपको इनका बेनिफिट्स बता रहा हूं, दे आर बेस्ड ऑन एविडेंसेस। जैसे पहला बेनिफिट जो मैंने बताया ब्रोंकोडायलेटर, ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2005 में यह पब्लिश हुआ था। ये जो ड्राई कॉफ में काम आता है, इरिटेशन को कम करती है, ये भी मुलिन फ्लावर के एक समरी ऑफ द पब्लिक रेफरेंस आर्टिकल में आया था। साथ में एक्सपेक्टोरेंट है। खांसी की जो दवाई है अलग अलग कैटेगरीज के बनते हैं। जैसे मैंने अभी कहा एस्थलिन का नाम लिया, वो ब्रोंकोडायलेटर है। एक और दवाई आती है उसका नाम है एम्ब्रोडिलेस। उसमें जो मेडिसिन मिलती है उसका नाम है एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड। ये बलगम को बाहर निकलने में मदद करता है, म्यूकस को बाहर निकलने में हेल्प करेगा। ये दवाई लेने से जो आपका म्यूकस है बलगम में, वो थोड़ा सा पतला हो जाता है और ये बड़े आसानी से खांसी के साथ बॉडी से बाहर आती है। इसको कहा जाता है एक्सपेक्टोरेंट। सो मुलेन ब्रोंकोडायलेटर है, म्यूकस को क्लियर करता है, बाहर निकलने में मदद करता है, ड्राई कॉफ को कम करता है और इरिटेशन को भी कम करता है। मल्टी इफेक्टिव इंग्रेडिएंट। सो ये हर तरह का खांसी लंग्स फ्यूल आप किसी को भी किसी भी तरह का खांसी की बीमारी में दे सकते हैं। इसके साथ इसके एक्सट्रैक्ट का जो साइंटिफिक एविडेंस है वो ये कहता है कि न्यूमोनिया बनाने वाली जो बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया से न्यूमोनिया की बीमारी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोक देता है थोड़ा बहुत। एक बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है। वैसे आपको टीबी के बारे में इंफॉर्मेशन में देना चाहता हूँ। टीबी का जो बीमारी है आज के टाइम में, जो टीबी हमें होती है उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, एमडीआर टीबी। यानी जितनी भी टीबी की दवाएं आज तक बनी है उसमें से काफी सारी दवाएं अब इन बैक्टीरिया पे काम नहीं करती, क्योंकि लोगों ने सही तरह से इसको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। आधा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करता है कि फिर वो आगे जाके इस दवाई से नहीं मरेगी। सो इसी को ड्रग रेजिस्टेंट या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है। सो ये इस तरह का जो टीबी का बैक्टीरिया है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, उसमें भी मुलेन के एक्स्ट्रा काम करता है और इस बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन को वो थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो जिनका भी डॉट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप लोगों से गुजारिश है आप उनको लंग्स फ्यूल जरूर दें। इसमें एक और चीज हमने ऐड किया, उसका नाम है पुष्कर मोल। ये एस्थमा के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे सांस लेने का जो रफ्तार है वो तेज हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, व्हीजिंग साउंड आना, रेस्पिरेटरी का स्पीड बढ़ जाना, शॉर्ट ब्रीथ होना, ये सारे सिम्टम्स को कम करेगा। इसके साथ ये एंटी हिस्टामिनिक है। ये वर्ड भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। हमारे बॉडी के हर जगह में एक खास तरह का सेल पाई जाती है जिसका नाम है मास्ट सेल। आप ये मान सकते हैं कि ये मास्ट सेल स्पेशली इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई है। आपके बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर चोट लगती है या फिर कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इस तरह का केमिकल पार्टिकल वहां पे पहुंच जाती है, किसी भी तरह का डैमेज होती है, तो ये मास्ट सेल अपने अंदर से केमिकल रिलीज करती है। आप उसको हिस्टामाइन कह सकते हैं। एक तरह का केमिकल रिलीज करती है और इस केमिकल से वहां में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। ये हिस्टामिन अलग अलग तरह का होती है। कुछ हिस्टामिन होती है जो आपको पेट में एसिड प्रोडक्शन का काम करता है। कुछ हिस्टामिन ऐसी होती है जो अगर रिलीज हो गया उस जगह को लाल कर देगा, वो हमें स्वेलिंग होगा, वो गर्म होगा, वो हमें पेन भी हो सकता है। सो एस्थमा में, सांस लेने की पाइप में इस तरह का हिस्टामिन के कारण आपको इन्फ्लेमेशन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। सो पुष्कर मूल इस हिस्टामिन की प्रोडक्शन को थोड़ा सा रोक देता है, इसलिए इसको एंटी हिस्टामिनिक कहा जाता है। आप जो सेट्रिजिन का टैबलेट लेते हैं वो इसी मैकेनिज्म से काम करता है।
एसिलॉक का टेबलेट आप लेते हैं, रेनिटिडिन, वो पेट में हिस्टामिन की प्रोडक्शन को रोक के एसिड की प्रोडक्शन को रोक देती है। सो पुष्कर मूल एक बहुत ही इफेक्टिव एंटी एस्मेटिक मेडिसिन जैसा काम करेगा। ये मास्ट सेल को स्टेबलाइज करेगा, इसको हिस्टामिन रिलीज करने नहीं देगा, और आपको इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा। इसके अलावा ये ब्रोंकोडायलेशन का काम भी करता है। सो पुष्कर मूल का डायरेक्ट बेनिफिट एस्थमेटिक पेशेंट को मिलेगा, हिस्टामिन रिलीज बंद हो जाएगा और ब्रोंकोडायलेशन। इसके साथ इसमें वसा का भी डाला गया है। वसा का एंटीटशिव है, यानी खांसी का जो फीलिंग्स होती है उसको बंद कर देगा। बहुत बार आपको ऐसा भी खांसी होता है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं, ये चलते जाता है चलते जाता है, 1 मिनट 1.5 मिनट तक होता है, 2 मिनट तक भी हो सकता है। सो खांसी को रोक देगा, इसलिए इसको एंटीटसिव कहा जाता है। इसके साथ साथ ये थोड़ा बहुत ब्रोंकोडायलेशन का काम भी करेगा। एक और कॉफ सिरप आता है जिसका नाम है ब्रोमोहेक्सिन, वो खांसी को रोक देता है, खांसी होने नहीं देता। सो वासा का उसके जैसा ही काम करता है। वासा का हो, मुलेन हो, पुष्कर मूल हो, ये सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं और बहुत वाइडली आयुर्वेदिक मेडिसिन में कॉफ सिरप में यूज होती हैं। वसाका में दो मेडिसिन या फिर दो अल्कलॉइड मिलती है जिसका नाम है वेसिसिन एंड वेसिसिनॉन। ये ब्रोंकोडायलेशन का काम करता है, ये एंटीटसिव और एक्सपेक्टोरेंट है। यानी आपको तीनों न्यू अपग्रेडेड मॉलिक्यूल से आपको बहुत अलग अलग तरह का एंटी कॉफ एंटी एस्मेटिक बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका डोजेस है 1 से 2 कैप्सूल, दिन में 2 बार या 3 बार आप ले सकते हैं। एक और प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, प्रो वाइटलाइजर H12। बहुत बार इस प्रोडक्ट को हम मिसअंडरस्टूड करते हैं, हमें लगता है ये एक रिप्रोडक्टिव हेल्पिंग प्रोडक्ट नहीं है। एक इंसान का जो डेली का एक्टिविटी होता है, चलना फिरना, उठना बैठना, काम करना, मूवमेंट करना, फिजिकल एक्टिविटी होना, मेंटल एक्टिविटी होना, सुबह 8 या 9 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक आप बहुत ही एक्टिव रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारा एनर्जी की जरूरत होती है, और ऐसे भी बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो ब्लड, जो ब्रेन और बॉडी को कोऑर्डिनेट करे। आपने जो सोचा, आपको जो करना है, उस तरह से आपका बॉडी कोऑर्डिनेट करता है। एक दिन में एक फुल डे वर्किंग इंसान बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड करता है और उसका एक मेजॉरिटी एनर्जी ब्रेन के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आप देखोगे, आप 30 के बाद ये एनर्जी आपका धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका कारण ये नहीं है कि हमने खाना कम खाया, इसका कारण है कि 30 के बाद से हमारे एनिमन की मात्रा कम होने लगती है, सेल्स बूढ़े होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगती है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होने लगती है, और बहुत सारे खास न्यूट्रिशन की मात्रा भी बॉडी में धीरे धीरे कम होने लगती है। सो प्रो वाइटलाइजर H12 एक कंप्लीट प्रोडक्ट है। आप इसको मेल टॉनिक कह सकते हैं, टॉनिक फॉर एवरीथिंग। ये वाइटेलिटी एंड स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपके रोजमर्रे की भागदौड़ की जिंदगी में आपको एनर्जी देगा। ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को भी बढ़ाएगा, मसल ग्रोथ, मसल रिकवरी, वेयर एंड टियर होने से उसको रिपेयरिंग इसमें हेल्प करेगा, परफॉर्मेंस, एक्टिविटी, फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, और आपकी ब्रेन फंक्शन और मूड को इनहेंस करेगा। सो प्रो वाइटलाइजर H12 सिर्फ एक मेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, इससे कंप्लीट मेल टॉनिक। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल्स गलती से भी इसको नहीं खा सकते, खा सकते हैं। सिर्फ उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नहीं बढ़ सकती, बाकी उनको फिजिकल मेंटल बेनिफिट जरूर मिलेंगे, लेकिन उनके लिए हमने अलग से स्पेशल प्रोडक्ट बनाए हैं। प्रो वाइटलाइजर H12 में हमने कोर्डिसिव्स डाले हैं, अश्वगंधा, शिलाजित, योहिम्बे। ये वही कोर्डिसिव है जो हमने कोर्डिसिव कोर्डिसिव कॉफी में भी डाला है। एक खास तरह का मशरूम है जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है, ट्रेडिशनली लोगों ने इसको खाने में रखा, और इससे लोगों के ऑक्सीजन की मात्रा, स्टेमिना, एनर्जी, बॉडी की फंक्शनैलिटी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाया गया है। सो कोर्डिसिव, अश्वगंधा, शिलाजित, योहिम्बे, ये ब्रेन बॉडी की कोऑर्डिनेशन, बॉडी की ग्रोथ, ओर एंड टियर को रिपेयर करना, मसल मास को बढ़ाना, मसल ग्रोथ एंड रिकवरी, फिजिकल स्टैमिना, एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी देना, ये सारा फंक्शन को बढ़ाती हैं।
सेकेंड कैटेगरी हॉर्नी गोट वीट, शतावरी यहिम्बे, ये तीनों प्रोडक्ट सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाता है, लिविडो और परफॉर्मेंस को बढ़ाती हैं। पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट ये सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्हांस करती है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, जिससे आपका ब्रेन, आपके बॉडी, आपके सारे ऑर्गन्स ज्यादा अच्छा काम करेगा। शतावरी और अश्वगंधा हार्मोन को बैलेंस करेगा। अश्वगंधा ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, मसल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओवर एंड टेयर का रिपेयर करना। उसके साथ में अगर आपकी मसल मास कमजोर हो गया है, मसल कम हो गया है, उसको बिल्ड होने में मदद करना। ब्रेन के फंक्शन, मूड, स्ट्रेस को कम करना, इन सारे फंक्शंस को बढ़ाता है। पाइन बार्क हॉर्नी गोट इरेक्टल डिस्फंक्शन जो मेल में होता है उसको कम कर सकता है। पिपरिन एंटी इंफ्लेमेटरी है, और ये साथ में बाकी इंग्रेडिएंट्स का अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। इसको हमने इनहेंस किया है, अपग्रेड किया है टेस्टोफेन, कॉच बीच, गोखरू और कोरियन रेड जिनसेंग। ये सारे मॉलिक्यूल्स का एक बार साइंटिफिक एविडेंस देख लेते हैं। टेस्टोफेन ये पेटेंटेड है, ट्रेडमार्क वाला भी है। ये फेनुग्रीक है, आपको फेनुग्रीक बड़े आसानी से कहीं भी मिल सकती हैं। फेनुग्रीक में जो एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड पाई जाते हैं उसका नाम है फेनुसाइड। आमतौर पे कोई भी फेनुग्रीक में आपको 15, 20, 25% फेनुसाइड मिलती है, एक तरह का ग्लाइकोसाइड है। लेकिन हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर फार्म के द्वारा बनाया हुआ फेनुग्रीक लेते हैं, और उन्होंने इसका नाम रखा टेस्टोफेन, क्योंकि जब तक वहां में फेनुसाइड की मात्रा 50% नहीं होगा तब तक वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको प्रमोट नहीं करते। लाइक अश्वगंधा जहां पे उथिनोलाइट 5% होता है, सो टेस्टोफेन में भी फिनोसाइड की मात्रा मिनिमम 50% होता है। इससे कम में वो लोग इसको मार्केट नहीं करते, यानी मार्केट के कंपैरिजन में आपका टेस्टोफेन में फेनोसाइड की मात्रा कम से कम 5-6 गुना ज्यादा होती है, इसलिए इसका बेनिफिट भी आपको ज्यादा मिलेंगे। सो टेस्टोफेन में मिलने वाली फेनोसाइड टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को बढ़ाएगा, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाएगा। टेस्टोफेन का एक और साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं, ये 2020 में पब्लिश हुआ था, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस का मतलब है सरल भाषा में से, आप नॉर्मल सिचुएशन में सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और आप 1 घंटा एक्सरसाइज आराम से कर पाते हैं, फिर आप थक जाते हैं। टेस्टोफेन के माध्यम से अगर आपने इसको सही तरह से इस्तेमाल किया है, सो 1 घंटे के एक्सरसाइज के जगह पर आप देर से ज्यादा घंटा एक्सरसाइज कर लोगे, फिर भी आप थकोगे नहीं। टेस्टोफेन की एक और स्टडी कहती है कि हमने काफी ये 600 mg करके पर पर्सन दिया गया था पर डे। 8 हफ्ते बाद ये पता चला कि उनकी बॉडी में मसल की मात्रा बढ़ गई, फैट की मात्रा कम हो गई। एक और स्टडी कहती है, वो 12 हफ्ता का स्टडी था, ये 2016 का स्टडी है, कि फेनोसाइड की या फिर टेस्टोफेन के इस्तेमाल से उनके बॉडी में टोटल और फ्री टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कंपैरेटिवली बहुत बढ़ गया है। फीमेल्स में एक एज आता है, स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं मेनोपोज, यानी उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और फंक्शन कम हो गया या फिर खत्म हो गया। मेल में भी इस तरह का एक सिचुएशन आती है, हालांकि उनका रिप्रोडक्शन कैपेसिटी फुल्ली खत्म नहीं होता है, लेकिन वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं एजिंग मेल सिम्टम्स, AMS। टेस्टोफेन से फॉर एग्जांपल इसका रेटिंग है, किस एज में आपकी AMS स्कोर कितना है। ये बढ़ रहा है तो आप बूढ़े हो रहे हो, ये कम हो रहा है यानी आप अभी भी जवान हैं। तो टेस्टोफेन की मात्रा से AMS के स्कोर को कम होते हुए देखा गया, यानी आप धीरे धीरे जवान हो रहे हो, आपके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, या फिर वो आप बुढ़ापे की तरफ नहीं जा रहे हो। एक और स्टडी में यह देखा गया है कि टेस्टोफेन से सेक्सुअल फंक्शन, चाहे अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है, हर तरह से इनका सेक्सुअल फंक्शन को हमने बेहतर होते हुए देखा है। एक और इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें अपग्रेड किया वो है गोखरू। गोखरू को आयुर्वेदिक साइंस में बहुत सालों से एज ए रिप्रोडक्टिव टॉनिक का इस्तेमाल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के हिसाब से इस्तेमाल की जा रही है। इसको एफ्रोडाइसिएक कहा जाता है, एफ्रोडाइसिएक। एफ्रोडाइसिएक का मतलब है वो सारे फॉर्मुलेशन या फिर मॉलिक्यूल्स
या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट, जिससे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस बेहतर होती हैं। सो गोखरू को हमने जब पढ़ा था, हम अपने बुक्स में एफ्रोडाइसियक के हिसाब से पढ़ा था। सो ये बहुत सालों से इस्तेमाल होने वाले एक प्रूवन मॉलिक्यूल है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यूरिनरी ट्रैक का कोई भी सिम्टम्स हो उसको ठीक करना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करना, ये प्रूवन इसके सिम्टम्स है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन, वाइटलिटी, विगर को बढ़ते हुए हमने देखा है। यहाँ तक ये सीमेन की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। सो सेक्सुअल फंक्शन को इनहेंस करती है, एजिंग मेल सिम्टम्स को कम करती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट में, कुछ स्टडीज में देखा गया है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इंप्रूव होते हुए देखा गया है। एक कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन को गोखरू नहीं दिया गया, दूसरे कैटेगरी को गोखरू दिया गया। दोनों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन थे। तो जिनको गोखरू दिया गया उनकी कंडीशन सुधार हुई, उनके कंडीशन में सुधार हुई। एक और स्टडी में देखा गया है, यह उच्च नंबर इन्होंने पब्लिश किया, वहां में भी इरेक्टाइल फंक्शन को बेहतर हुए होते हुए हमने देखा है। एक और इंग्रेडिएंट जो इस अपडेटेड फॉर्मुलेशन में हुआ है, कॉच बीज। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्ट्रेस को कम करता है और सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाती है। रेड जिनसेंग एक बहुत ही अनोखा फॉर्मुलेशन है, इसको भी किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। ये मेल में किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव फंक्शन जिनका कम है, जिनकी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, उनमें सुधार देखा गया है। खास करके ऐसे मेल, ऐसे पुरुष जिनका वजन ज्यादा है और उनमें कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। ऐसे लोगों में हमने टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी को बढ़ता हुआ देखा गया है। सो प्रो वाइटलाइजर H12 सिर्फ रिप्रोडक्टिव टॉनिक नहीं, इसे कंप्लीट मेल टॉनिक। 25 साल से हम में से हर कोई ले सकता है। और 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2-3 बार आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स और डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी एज। सो ये दो प्रोडक्ट्स को हमने यहां पर डिस्कस किया। एक और प्रोडक्ट हम बात करेंगे अभी, वो है मेरिन कोलाजन। मेरिन कोलाजन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया अभी तक हो चुका है, क्योंकि हमने इसके बारे में काफी सारी ट्रेनिंग्स इससे पहले भी की है। मेरिन कोलाजन एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसको फिश की स्किन से बनाई जाती है। बट मेरा मानना है, जब भी हम कोई मेडिसिन सप्लीमेंट की बात करते हैं, उसको सिर्फ मेडिसिन के नज़र से देखें, उसको वेज नॉन वेज के नज़र से ना देखें। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ढूंढेंगे तो दुनिया में कोई भी मेडिसिन वेजिटेरियन नहीं हो सकता, सब कुछ नॉन वेजिटेरियन है। एक टैबलेट कैप्सूल बनाने में 15-20 चीज़ों का इस्तेमाल होती है, उसमें से नॉन वेजिटेरियन बहुत कुछ होता है। बट दिस इज ओनली ए मेडिसिन, इसको दवाई की नज़र से देखें। मेरिन कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इसके इस्तेमाल लोगों ने, सेकेंड, इस पर्टिकुलरली इस प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मेरिन कोलाजन का मतलब है फिश का जो स्किन है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इस्तेमाल हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फिर उस टाइम से जहां में भी जंग होते थे, लड़ाई होती थी, जहां में हमारे सिपाही इंज्योर होते थे पूरे वर्ल्ड में, उनकी स्किन डैमेज होती थी, उनके इलाज के लिए उनको दवाई दी जाती थी। लेकिन जो स्किन डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। आप स्किन ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, एक जगह का स्किन डैमेज हो गया, आप दूसरी जगह से थोड़ा स्किन ले सकते हैं लेकिन बहुत सारा नहीं ले सकते। ऐसे में बहुत रिसर्च के बाद पता चला, एक फिश थी तब, अभी भी है, उसका नाम है टिलापिया। उस फिश फिश का स्किन को एक्सट्रैक्ट करके, स्टेराइल करके जख्मों में डाल के बैंडेज किया जाता था और देखा गया बहुत क्विक रिकवरी होती थी, जस्ट लाइक स्किन ग्राफ्टिंग। यानी ये जो फिश का स्किन था, ये ह्यूमन स्किन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। कोलेजन 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जो कोलेजन हम यहाँ पे डिस्कस करें, टाइप 1 के साथ सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है, जो हमारे बॉडी में 85% होता है हमारे स्किन में। सो फिश का जो स्किन है वो ह्यूमन स्किन के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है, उसका स्ट्रक्चर में, उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर में, उसकी बायो सिमिलरिटी के हिसाब से। सो ह्यूमन स्किन के साथ इसका बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। और तभी से मेरिन कोलाजन का कॉन्सेप्ट आया, फिश का स्किन का इस्तेमाल सर्जरी में आया और लार्ज स्केल में इसको कॉस्मेटिक्स में भी लाया गया। थोड़ा सा ह्यूमन स्किन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप समझ जाओगे, स्किन का स्ट्रक्चर है,
सबसे ऊपर में जो लेयर आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर का दिख रहा है वो है एपिडर्मिस। वहां में तीन लेयर आपको दिखेगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। सबसे ऊपर वाला जो चॉकलेट कलर का ब्राउन कलर का है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम है। मिडिल में लाइट पर्पल कलर का है, ये लुसिडियम है। और नीचे में थोड़ा सा डार्क पर्पल है, वो ग्रेनुलोसम है। और स्पिनोसम। ये तीनों लेयर मिलके एपिडर्मिस होता है। ये कवरिंग का काम करता है। इसमें डेड स्किन भी होता है। मिडिल में एक बहुत बड़ा लेयर आता है जिसका नाम है डर्मिस। एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके एकदम नीचे आएगा हाइपोडर्मिस। डर्मिस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां में सारे फंक्शंस होते हैं। सारे ब्लड सप्लाई यहां पे होती है। खून सेकंड लेयर में आती है। नर्व की सेंसेशन सेकंड लेयर से शुरू होती है, वहां में नर्व सप्लाई होती है। हेयर के रूट्स भी वहां पे होती हैं। जो हमारे ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं, सीबम होते हैं, उसका ग्लैंड भी यहीं से शुरू होती है। So, ये फुल्ली फंक्शनल लेयर है। और इसमें स्किन का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद होता है। वहाँ पे कोलाजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड भी होती है। सो मिडिल लेयर फंक्शनल लेयर है। और इसी के ऊपर डिपेंड करके आपका बाहर का स्किन हेल्दी बनता है। ये डर्मिस का स्ट्रक्चर को देखो। यहाँ में जो लंबा लंबा नीचे का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एरोस हमने लगा के रखे, जो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर का लाइन लाइन है, वो कोलेजन है। दो कोलेजन को आपस में बांध के रखता है इलास्टिन। और यहां पे आपको हाइलुरोनिक एसिड भी मिलेंगे। और यहां में खास तरह का सेल मिलेगा जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट। और ये इस मैट्रिक्स को कनेक्ट करके रखता है, एक के साथ एक जुड़ा रहता है। डर्मिस स्किन का 90% कवर करता है। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस मिलकर सिर्फ 10%। बाकी 90% आपका जो स्किन है वो डर्मिस से बनती है, मिडिल लेयर से। और इसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है कोलाजन, इलास्टिन और हाइलुरोनिक एसिड। कोलाजन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन को शेप देती है, उसको फॉर्मिंग देती है। मान लो ये स्किन का बेस है, फाउंडेशन है, ये सीमेंट है। जो डर्मिस है वो सीमेंट है और उसके ऊपर में स्किन रहता है। सो डर्मिस में मौजूद कोलाजन अगर कम हो जाएगा, जो अक्सर 50-60 साल की उम्र में दिखने लगती है, तो वो नीचे का सीमेंट कम हो गया तो स्किन ऊपर से ढीला हो जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, जिसको हम रिंकल्स बोलते हैं। सो कोलाजन स्किन को स्ट्रांग बनाती है, स्किन को शेप देती है, इसको टाइट रखता है। हमारा स्किन टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कोलाजन से बनता है। 80% टाइप 1 कोलाजन है और बाकी 15% टाइप 3 है। फॉर्चुनेटली जो कोलाजन हम आपके लिए लेके आए हैं वो 90% टाइप 1 के साथ मैच होता है। हर फिश का कोलाजन हमारे इंसान के स्किन के साथ मैच नहीं करता। दुनिया में लगभग सारे एनिमल्स के साथ टेस्ट की गई है, हर तरह का जानवर का स्किन को चेक किया गया, लेकिन मेरिन फिश का जो स्किन है उसका रिजेम्बलेंस हमारे स्किन के साथ 90% मैच होता है। वक्त के साथ आपका स्किन में मौजूद इलास्टिन, कोलाजिन, हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा धीरे 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 कम होती है और स्किन ऐसे ढीला होकर नीचे आ जाते हैं, जिसको आप रिंकल्स बोलते हैं। वक्त के साथ कोलाजन की मात्रा और क्वालिटी दोनों कम होता है और ये रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि उतना कोलाजन हम नहीं खा सकते, उतना कोलाजन का हमारे पास सोर्सेज भी नहीं है। सो ये नेचुरली कम होता है और नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होता। हर साल करीब 1-2% कोलाजन आपका कम हो जाएगा, कोलाजन इलास्टिन। सो इसको पूरा पूरा कवर करने के लिए आपको कोलाजन का सप्लीमेंट लेना ही पड़ता है। बहुत सारे दूसरे कारणों से भी आपका कोलाजन डैमेज हो सकते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्मोकिंग, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, पोल्यूशन, एल्कोहल, एजिंग के कारण, फ्री रेडिकल्स के कारण, नींद ना आने से, हार्मोनल चेंजेस से, और बहुत ज्यादा शुगरी फूड लेने से या कार्ब्स लेने से। सो स्किन के लिए कुछ हेल्दी प्रैक्टिस जरूरी है: हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, स्लीप एंड स्ट्रेस को कम करना। सो एक मेरिन कोलाजन प्रोडक्ट हम आपके लिए पेश करते हैं, जो जापानीज इंजा कंपनी से मंगवाई जाती हैं। एंड ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मेरिन कोलाजन, ये पेटेंटेड है।
इसको हमने मैंगो फ्लेवर से इनहेंस किया और इसको हमने फोर्टिफाई किया विटामिन सी, ई, बायोटिन, कुर्कुमिन, कॉपर और जिंक से। ये हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड से। पेप्टाइड का मतलब आप मान लो छोटा प्रोटीन। हम इसको बड़ा प्रोटीन तो नहीं कह सकते जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड है, ऐसा नहीं है। ये दो तीन अमीनो एसिड से बनते हैं और हाइड्रोलाइज्ड है। हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये मान सकते हैं कि इजी टू बी डाइजेस्टेड, बहुत आसानी से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। दुनिया का सबसे अच्छा कोलाजन जापान का इंजा ही बनाती है और इसको बेस्ट ऑफ द कोलाजन इन द वर्ल्ड माना जाता है। इसके बेनिफिट, इसकी क्वालिटी, इसकी बायो अवेलेबिलिटी, इसकी क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ बेहतर है। ये जो मेरिन कोलाजन है इसकी कुछ खासियत है। पहला है सस्टेनेबल। इसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। जितना कोलाजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है उतना ही फिश को दोबारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसकी जो पेप्टाइड की क्वालिटी है, ये बहुत हाई क्वालिटी पेप्टाइड है और ये बहुत आसानी से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। इसमें टाइप 1 और टाइप 3 कोलाजन डाला गया है। जो 80% कोलाजन टाइप 1 है और 15% टाइप 3। हाइड्रोलाइज्ड है, इजी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी हाइब्रिड फिश का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। ये मेडिकल ग्रेड के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा है इसका। साइंटिफिक एविडेंसेस रिसर्च बेस्ड है और इसका क्वालिटी भी बेहतरीन है। स्टडीज कहती है 2008 में एक स्टडी हुआ था टोक्यो में, जापान में, 33 फीमेल्स में जिनका उम्र 40 से 59 तक था। 40 to 59 की एज ग्रुप थी उनकी। उन्होंने रोजाना 2 महीनों तक कोलाजन लिया। यही कोलाजन उनका हाइड्रोलाइज्ड। रोजाना 2 महीनों तक उन्होंने कोलाजन लिया और ये देखा गया उनकी स्किन का जो हाइड्रेशन है, रेजिलियंस है, आप ये कह सकते, स्किन का जो क्वालिटी है उसमें 91% इंप्रूवमेंट था। एजिंग उनका कम हो गया, रिंकल्स कम हो गए, स्किन स्मूथ हुआ, स्किन में एक शाइन और ग्लो आया। ये सारी स्टडी सजेस्ट करती हैं कि स्किन की जो मॉइस्चर है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, उसकी जो हाइड्रेशन है, वो कोलाजन से बेहतर होती है। इसको हमने फोर्टिफाई किया विटामिन ई से जो एंटीऑक्सीडेंट है और ये कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। विटामिन सी और विटामिन ई कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। ये सनलाइट से होने वाले डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, डैमेजेस को रोकेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, रिंकल्स को और फाइन लाइंस को कम करता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, स्किन की बैरियर कैपेसिटी को बढ़ाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। विटामिन सी अगेन कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन की टोन और ब्राइटनेस को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्लम्पीनेस को कम करेगा, हाइड्रेटेड रखेगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करता है, स्किन की टेक्सचर क्वालिटी को बेटर बनाती है, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को कम करता है और सनलाइट से होने वाले डैमेज को रोकेगा। कॉपर भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी कोलाजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, एंटी माइक्रोबियल है। आप लोगों को पता होगा बचपन में हम लोग कॉपर के बर्तन में खाना खाते थे। इसको कांस का बर्तन कहता था, शायद कांस का बर्तन, क्योंकि कॉपर एंटी माइक्रोबियल है। कॉपर में आप खाना रखो वो वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकती। सो कॉपर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी देती है। इसको हमने कोलाजन में डाला है। स्किन की टोन को बेटर बनाएगा, एक व्हाइटनेस देगा, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करेगा, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और एनवायरमेंटल से होने वाले स्ट्रेसेस को कम करेगा। जिंक एक्ने पिंपल्स को रोकता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, ये एंटी एजिंग है। स्किन की इरिटेशन को कम करेगा, स्किन की इलास्टिसिटी यानी टाइटनेस को बढ़ाएगा। टाइटनेस का मतलब है आप इसको खींचोगे तो तुरंत वापस जाएगा, वो ढीला लूज नहीं रहेगा, स्किन टाइट रहेगा। इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, सनलाइट से होने वाले डैमेज को कम करता है, दाग धब्बे को कम करता है। कोई भी जो मार्केट में मिलने वाले कोई भी कोलाजन है उसके मुकाबले आपके कोलाजन में बहुत सारे खासियत हैं। ये हाइड्रोलाइज्ड है और जापानीज इंजा के मेरिन कोलाजन से बनाया गया है। दूसरा वाला एनिमल सोर्सेज से ली गई है जिसमें एनिमल बोन्स का इस्तेमाल होता है। उसका बायो अवेलेबिलिटी और इसके ह्यूमन स्किन के साथ जो मैचिंग है तो मेरिन के जितना 90% तक नहीं है। ये पेटेंटेड इंजा से लिया गया है जिसके क्वालिटी, उसका फीचर्स, उसका बेनिफिट बेहतरीन है। नॉर्मल कोलेजन इतना एफिशिएंट नहीं है। इसका बायो अवेलेबिलिटी 1.5 गुना ज्यादा होगा, इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1.5 गुना ज्यादा है। नॉर्मली जो मार्केट में मिलती है उसका लो एब्जॉर्प्शन है।
हमने इसको फोर्टिफाई किया विटामिन सी, ई, कॉपर एंड जिंक और बायोटिन से। मार्केट में आपको मैक्सिमम विटामिन सी के साथ ही फोर्टिफाइड मिलेंगे। इसमें हमने कुरकुमिन भी ऐड किया है, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। इसमें नो शुगर, मार्केट वाला आपको शुगर मिलेगा। इसमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं डाला गया है, लेकिन मार्केट वाला में आपको ये भी मिलता है। आप मेरीन कोलाजन को इसी तरह का अलग अलग स्मूदी बना के ले सकते हैं। कोलाजन, पाइनएप्पल, फ्रोजन, फ्रोजन मैंगो, फ्रोजन बनाना, कोकोनट मिल्क, चिया सीड्स के साथ इस तरह से अलग अलग ब्लेंड में आप ले सकते हैं एज यू विश। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है एसबीटीसी के साथ। आप इसके साथ क्वाडसी के प्रोडक्ट रेंज यूज करें, एक लिवर का टॉनिक यूज करें, एलोवेरा, एबीबीटी जूस, एलो जेल, इन सारे प्रोडक्ट्स का इसके साथ बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम प्रोडक्ट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया लंग्स फ्यूल, देन प्रो वाइटलाइजर H12 एंड मेरिन कोलाजन। थैंक यू सो मच।